बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर के सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, आज आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो हैं उनके 28 पोलिंग स्टेशन लाहौर में भी हैं। मुख्तलिफ जगह पर पोलिंग शुरू हो चुकी और नून तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में इंतखाबी मार्का जो है वो शुरू हो चुका है। और लाहौर में मुकीम जितने भी कश्मीरी हैं वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा और पोलिंग स्टेशन पर पुलिस भी मौजूद है जबकि रेंजर्स भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं और इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है पूरे प्रोग्राम में। और बल्कि आज सारा दिन ही सिर्फ ऑइटो पर गाहे बगाहे आपको अपडेट रखेंगे। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से नतीजा क्या निकलेगा वो भी बताएंगे, लेकिन अभी पोलिंग जारी है और पोलिंग की सूरत हाल के हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मौसम आज बताते हैं कैसा रहेगा जी। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे के करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 38 और 9 बजे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद इवेंट्स की तरफ चलेंगे और आज हमारा सबसे पहला इवेंट है जी करियर काउंसलिंग सेमिनार है इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी 2E3 गुलबर्ग स्ट्रीट लाहौर। टाइमिंग है 4 बजे। नेक्स्ट हमारे पास इवेंट है लकीर। इट्स एन इंटरेस्टिंग इवेंट क्योंकि इस इवेंट में अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन जिनको कभी मौका नहीं मिला कि वो कुछ ड्रॉ कर सकें उनके लिए ड्राइंग्स जो हैं वो फ्री बनाई जा रही है। वहाँ पर आपको सिखाया भी जाएगा और आपको मौका फराहम किया जाएगा कि आप जो है वो इस सेमिनार का हिस्सा बने। वेन्यू इसका गुलबर्ग स्ट्रीट लाहौर और टाइमिंग है 10 बजे, यानी कि इसका आगाज़ हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी 6 अरब 80 करोड़ से रिंग रोड फेज 3 का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। दूसरी टॉप स्टोरी पीएचए को ऑरेंज लाइन रूट पर जामिया हॉर्टिकल्चर प्लान बनाने का हुक्म दे दिया गया। बच्चों, हमला खवातीन और बॉडी बिल्डर्स के लिए मुज़र सेहत फूड सप्लीमेंट तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। और भारतीय फौज की जारियत कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकती, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर्स सिटी 42 मौजूद हैं, रिजवान नकवी और उमर असलम। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। हमारी आज की लीड स्टोरी 6 अरब 80 करोड़ से रिंग रोड फेज 3 का मंसूबा तैयार कर दिया गया है। कल न्यूज़ नाइट में जो हमारा प्रोग्राम है उसमें कमिश्नर लाहौर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा कि बाकायदा इसका काम जो शुरू हो चुका है। रिजवान साहब, आपसे शुरू करेंगे। सिमल, ये 5 अरब रुपये जो कि इसी रिंग रोड के मंसूबे से बचाए गए थे, उसी पे कमिश्नर लाहौर ने, जिस तरह कल अब्दुल्ला खान शुंबल ने न्यूज़ नाइट में इंकशाफ किया कि उन्होंने रिंग रोड में से ही बचत की थी और उसी बचत के जो पैसे हैं 5 अरब रुपये वही रिंग रोड पे इन्वेस्ट करके अभी नया फेज़ जो है उसका आगाज़ किया जा रहा है। और ये बिल्ट ऑपरेट सिस्टम के तहत बनाया जा रहा है और ये FWO के पास ठेका है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वज़ीर आला पंजाब ने जो FWO ने पहले तहमीना लगाया था उसमें से काफ़ी कमी करवाने के बाद 5 अरब रुपये की बचत की थी और उसी बचत के पैसों में से जो है वो नया फेज़ तमीर किया जाएगा जिससे लाहौर में ट्रैफिक के फ़्लो में नुमायां तौर पे बेहतरी आएगी। जिस तरह कमिश्नर अब्दुल्ला खान शुंबल ने ये दावा किया कि लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम जो है इस फेज़ के बनने के बाद फेज़ 3 के बनने जो है वो नुमायां तौर पे उसमें बेहतरी आएगी और जो घंटों ट्रैफिक जाम रहता है इसमें नुमायां फ़र्क देखने में मिलेगा शहर को। पुल के ऊपर पुल और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर भी 10 बना दिए जाए ना शहर में, तो ट्रैफिक में कमी नहीं आएगी। उसकी वजह यह है जब तक आपकी प्लानिंग प्रॉपरली नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जब तक तजावुज़ात का खात्मा नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बहुत ही खूबसूरत फ्लाईओवर जो है वो बनाया आज़ादी चौक पर, वो देखने से मुतालिक रखता है वाकई रात के वक्त, लेकिन वहाँ पर इर्द गिर्द आप चले जाएं, पहले तीन सड़क पर जो 3 लेन पर है वो रेडी वालों का कब्जा है, बकाया अगर वो 2 लेन पर चिंची वालों का कब्जा है। तो जितनी मर्जी सड़कें खूबसूरत बना दे, जितने मर्वर बना दे, जब तक तजावुज़ात का खात्मा ही नहीं होगा, हुकूमती रेट ही नहीं होगी। बात वही है कि लैक ऑफ प्लानिंग है कि ये 15-20 साल बाद की प्लानिंग नहीं करते, बल्कि ये एक 5 साल की प्लानिंग की जाती है और अपना जो टाइम होता है उसको गुजारने के लिए जो है प्लान की जाती हैं चीज़ें। उसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं, जिस तरह के चिंगची रिक्शे, जिस तरह उमर बात कर रहे थे कि यहाँ पे चिंगची रिक्शे जो हैं ये खुद रो जड़ी बूटियों की तरह यहाँ पे फैले
और तब शायद यहाँ पे टांगा सिस्टम खत्म हुआ था, अगर याद हो शहरियों को। ट्रांसपोर्ट की बड़ी किल्लत थी जिसकी वजह से हुकूमत इन्हें लेके आई और तांगा सिस्टम को खत्म किया गया। उसके बाद बसों की किल्लत थी, उसके बाद ये बढ़ते चले गए और इनको रूट परमिट नहीं दिया। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके भी तो हैं ना जो गुंजान आबाद हैं, जैसे शुमाली लाहौर की बात करें, अंदरून शहर की बात कर लें, जहाँ पर ये बड़ी बड़ी बसें जो इन्होंने चलाई हैं वो नहीं जा सकती। तो जब आपको कनेक्ट करना होता है मेन रोड के साथ, तो ये लोग सपोर्टिव भी होते हैं, चिंची रिक्शा सपोर्ट भी कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। यूरोप में आप जाकर देखें जो उनके वहाँ पर हिस्टोरिकल सिटीज हैं, रोम हो या कोई और भी शहर हो, वहाँ पर वहाँ पर देखें तो आप अभी भी भाटी लोहारी की हमारे जो जहाँ पर सही कल्चर हमारा दिखाई दिया जा सकता है, शालामार बाग है, इसी तरीके से वहाँ पर जो है बादशाही मस्जिद है, शाही हिमाम है, वहाँ पर आप जाकर देखें तो कब्जा किन लोगों ने किया हुआ है। किसी ने नाई की दुकान खोल ली है, कोई वहाँ पर जो सिरीपाए बेचने बैठ गया है। तो जब तक और अगर वहाँ पर तजावज़ात का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए और थोड़ा सा उसको मेंटेन किया जाए तो यकीन करें ये वही जगह, ये वही मकामात होंगे लाहौर के जिन्हें देखने के लिए रोम से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लोग अभी भी जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इन जगहों पर जरूर जाते हैं, इनका दौरा करते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ के अपने हल्के बिल्कुल सही। कमिंग बैक ऑन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि गुंजान आबाद इलाकों को फिर मेन रोड के साथ किस तरह कनेक्ट किया जाएगा अगर हम चिंचे रक्षों या दूसरे रक्षे जो हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो हुकूमत को ऑल्टरनेट देना हो। ये हुकूमत की प्लानिंग का फुकदान है कि पहले ये इन्होंने प्लान किया कि यहाँ पे चिंची रिक्शे चला दिए जाएं, चूँकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बड़ी किल्लत थी, बसें नहीं थी, जिस तरह आप कह रही हैं कि बाज़ ऐसे इलाके हैं जिस तरह सरहदी इलाके वाघा साइड पे ऐसे 20 गाँव हैं जहाँ पे कोई बस नहीं जाती। वहाँ के लोग ऐसे कई घर हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्टडी से उठा लिया, वो स्कूल्स में नहीं भेजते, चूँकि मैट्रिक तक तो अपने कस्बे में पढ़ा लेते हैं, उसके बाद उन्हें लाहौर आना पड़ता है, लाहौर में कोई बस नहीं आती वहाँ से, जिसकी वजह से उनके बच्चे न सिर्फ तालीम से महरूम हो रहे हैं बल्कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के ये जो सहूलत है ये ना होने की वजह से, कहने को तो वो लाहौर का हिस्सा है लेकिन लाहौर में रहते हुए भी, लाहौर के नवाही कस्बों में रहते हुए, सरहदी इलाकों में रहते हुए वो सिविक सहूलियात से बिल्कुल कट के रह गए, वो लाहौर की सहूलियात से महरूम है, तो उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पे सिर्फ ये 2-3 सड़कें हैं क्योंकि यहाँ पे जो दी जा रही है। पंजाब का अपना, अब तो बेशक वो हेलीकॉप्टर ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए, लेकिन उनका शायद अपनी गुजरगाह जो है वो फिरोजपुर रोड है, अपनी गुजरगाह मॉडल टाउन की सड़क है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रिजवान साहब बात करें कि बसीन वाली साइड पे चले जाएं, सुंदर वाली साइड पे चले जाएं, इससे आगे हेर शहबाज शरीफ का अपना हल्का है, तो ये इतने यहाँ शहर मेन रोड से, मॉडल टाउन से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर के फासले पर जो है ये गाँव है। तो जब यहाँ पर जाकर देखते हैं तो सहूलियात का फुकदान नज़र आता है। इसी तरीके से आप ट्रांसपोर्ट के हवाले से जब बात करें तो ख्वाजा अहमद हसन को क्योंकि मुस्लिम लीग नून की एक स्ट्रेटजी होती है कि जिनको बाख्तियार करना होता है उन्हें खाली रहनुमा करके भी सारे इख्तियारात दिए जाते हैं, तो उनके पास 7 साल से तकरीबन, यहाँ पर हम 8 साल तकरीबन से सूबे में हुकूमत है। ये इतने इनकी आप अहलियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अब ऑरेंज लाइन मंसूबा बनाया जा रहा है तो उससे भी 5 लाख शहरी, जो इनका अपना दावा है कि यहाँ पर जो है वो शहरी सफ़र कर सकेंगे। आप और नाजरीन यहाँ पर जो देख रहे हैं वो खुद बता दें, 1 करोड़ 15 से 20 लाख का तो ये शहर है, उसका 5 लाख का मतलब है 4% लोगों की सहूलत के लिए इतना बड़ा अरबों रुपए का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसके ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि लोग किस हद तक बीमार हो चुके हैं, लोगों के कारोबार किस तरह तबाह हो गए। तो फिर सहूलियात का फुकदान के साथ साथ प्लानिंग जो है वो नहीं दिखाई, प्लानिंग नहीं देखने में आती। बिल्कुल सही। और दूसरी जानिब एक और मनसूबा जो लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है, फ़िलहाल तो परेशानी का बायस बन रहा है, जिसमें 27 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो मुतासर हो रहा है। ऑरेंज लाइन रूट की मैं बात कर रही हूँ। अब उस पर PHA को जामिया हॉर्टिकल्चर प्लान बनाने का हुक्म दे दिया गया है ताकि उसकी तज़ीन और आइश भी साथ ही साथ जो है वो प्लान कर ली जाए। जी रिजवान साहब, ऑरेंज लाइन जो मनसूबा है ये 165 अरब रुपये का मनसूबा है। इस 165 अरब के अंदर हार्टिकल्चर के जो अखराजात हैं वो नहीं है, चूँकि ये लोन से बन रहा है ये मनसूबा, चाइना के एग्जिम बैंक से जिस तरह लोन लिया जा रहा है। तो ये एक प्लान जो जिस तरह कल ये इजलास हुआ कि इस पे वज़ीर आला पंजाब जिस तरह ख़ुद चीज़ें पसंद करते हैं या जो चीज़ें उनकी आंखों को लुभाती हैं वो जिस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं उस तरह से ये हार्टिकल्चर प्लान वहाँ पे, क्योंकि पूरा सूबा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला पंजाब की पसंद नापसंद के गिर्द घूमता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो चीज़ें उन्हें पसंद हैं ब्यूरोक्रेसी पूरी उनके मिजाज के मुताबिक ढल चुकी है। बहुत सी चीज़ें बेहतर भी तो हुई हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें स्ट्रांग हुआ, जिससे जो प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो तो एक तरक्की की अलामत तो समझा जाता है आलमी लेवल पर। देखें आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसकी बात कर रहे हैं तो
ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। लेकिन मैंने आपको फिर वहीं पर मिसाल दी कि अच्छा चले आप आज़ादी चौक पर के बाद शंघाई पुल जिसके बारे में ख्वाजा अहमद हसन और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे रमज़ान भट्टी वगैरह, उनका बड़ा कंसर्न था कि ये बड़ा खूबसूरत मंसूबा है, वाकई बड़े अच्छे खूबसूरत फ्लाईओवर बनाए, लेकिन उनका फिर फ़ायदा क्या है जब वहाँ पर ट्रैफिक का प्रेशर जितना पहले था उतना ही है, या तो फिर अवाम को वाकई, और उससे अगर दो लेन पे रेडियस थी कि 10 फ्लाईओवर भी बना लें ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकता। आप तजावुज़ात को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक आप ट्रैफिक प्लान स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, और दूसरी बात जब तक आप रूट प्लानिंग नहीं करेंगे। आपको नहीं समझ आती है कि कौन सी लेन किस तरफ जा रही है और किस लेन के आगे जाके कौन सा बॉटलनेक आ जाना है। आप जो मेन रोड है आप यहीं पर देख लें कि मुगलपुरा धर्मपुरा खूबसूरत रोड है, बड़े अच्छे अच्छे फ्लाईओवर यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन आप वहाँ पर जाकर देखें तो 2 जगहों पर वैन वाले खड़े होते हैं, तीसरी जगह पर चिंकी वाले खड़े हैं, और वो आपको गुजरने के लिए रास्ता नहीं देते। और आगे जो है वो पूरी लेन जो है वो तजावुज़ात की बड़ी बड़ी अच्छी खुली सड़कें हैं, कुशादा सड़कें हैं, जिनका हुस्न जो है वो तजावुज़ात ने गहना के रखा है। बिल्कुल सही। मेन पॉइंट जो है वो तजावुज़ात पर आकर भी खत्म हो जाता है कि जब तक तजावुज़ात खत्म नहीं होंगी, ट्रैफिक जो है वो रवाना नहीं होगी, और आपकी प्लानिंग हमेशा फेल ही होती रहेगी जब तक आप उस रूट कॉज को जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे। नाज़रीन, हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली खबर जाहिद चौधरी साहब की है। बच्चों, हमला खातीन और बॉडी बिल्डर्स के लिए मुज़र सेहत फूड सप्लीमेंट तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। कभी अद्वियात पकड़ी जा रही हैं, कभी इस तरह के फूड सप्लीमेंट्स, कभी प्लास्टिक दाना जो अस्पताल के वेस्ट से बनाया जाता है और फिर उससे खिलौने और फीडर्स जो है वो खास तौर पर बच्चों के फीडर्स और वो जो मतलब वो खास तौर पर बनाए जा रहे हैं। सो कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? शहर में ऐसी कितनी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जो मौत बांट रही हैं खुलेआम? शिमल, इसमें देखें कि कल जिस ड्रग इंस्पेक्टर की इतला पे ये कार्रवाई की गई है और ख्वाजा इमरान नज़ीर रुकन सूबाई असम्बली उनकी क़यादत में ये कार्रवाई की गई, उस ड्रग इंस्पेक्टर को क्या इंसेंटिव दिया गया? महज ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ऐलान किया कि उन्हें हम एक तारीफ़ी सनद देंगे। जब आप इस तरह से एक्नॉलेज करते हैं, जो लोग आपको रैकी करके देते हैं या जिनकी इन्फॉर्मेशन पे आप कार्रवाई करते हैं, रेड करते हैं और फैक्ट्रीज पकड़ते हैं, जब उनकी उस मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता तो फिर उनकी हौसला शिकनी होती है। वो फिर आइंदा से जो है महज एक तारीफी सनद के लिए कोई भी काम नहीं करता। लोगों को आप रिवार्ड दें, उनको जो है वो थोड़ा बहुत तो इतना उनकी हौसला अफजाई, और क्या आप ताकि एक सेकंड रिजवान साहब, और क्या इंसेंटिव दे वहाँ पर? आप ये भी तो देखें, सरकारी हैसियत से वो जॉब भी कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है अगर वो जॉब कर रहे हैं तो, लेकिन उसके बावजूद जब तक हमारा चूंकि सोसाइटी का ये मिजाज है कि जब तक कोई लालच नहीं होता तब तक कोई काम नहीं किया जाता। जिस तरह नैब में है कि आप जब रिकवरी कराते हैं उसमें ऑफिसर को कुछ ना कुछ मिलता है, परसेंटेज मिलता है, तो तब वो दिलो जान से काम करते हैं। अब FBR है, जब आप वहाँ पे रिकवरी कराते हैं तो वहाँ पे आपको रिवार्ड मिलता है साल के बाद। जब आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो आप क्यों ट्रेस करके देंगे चीज़ें? क्यों उसमें आप उनसे दिहाड़ी लगाएंगे? यही करते हैं फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, कि जहाँ पे मुजरे सेहत चीज़ें तैयार हो रही होती हैं वहाँ से दिहाड़ी लगा लेते हैं। उन्हें पता है हमें महज एक तारीफी सनद पे ठहराया जाएगा, वो वहाँ से अपनी जेब में भर लेते हैं। लेकिन इंसान का ज़मीर तो मुतमईन हो जाता है कि हमने कुछ एक ऐसा यहाँ पे अगर एहसास और ज़मीर की बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो है वो इन दोनों चीज़ों से महरूम हैं। लेकिन ये इस तरह का मकरूह धंधा जो है वो बड़े अरसे से चला है। देखिए, बाहैसियत शायद अब बात ज़मीर से आगे बढ़ गई है, लोगों को अब ज़मीर नामी किसी चीज़ का कोई याद नहीं रह गई है। ज़मीर को लोग अब इस चीज़ में नहीं आते कि उनको ज़ुबानी कलामी जो है वो आप थपकी दे दें या उनको अप्रिशिएट कर दें। वो कहते हैं प्रैक्टिकली कुछ करें, तब वो कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, सरकारी हैसियत से आप वहाँ पर जा रहे हैं, गवर्नमेंट की एक जॉब भी मिली है, ऑब्वियसली तनख्वाह मिलती है रिजवान साहब, उसके बाद दूसरे साथ जिम्मेदारी कौन कितने लोग पूरे करते हैं? कितने ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो खुद जाकर रैकी करते हैं और छापे मारते हैं, और फिर यही फैक्ट्रियां दोबारा कहीं और इन्हीं ड्रग इंस्पेक्टर्स में से कहीं मैं बड़े ये कह सकता हूँ सीमल कि अगर ये अनाउंस करें, अगर ये एडवर्टाइज करें महकमा सेहत वाले कि गली मोहल्ले के लोग जो हैं जो भी पॉइंट आउट करेगा वो रैकी करें, उसको हम रिवार्ड देंगे, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मैक्सिमम 1 माह के अंदर पूरे लाहौर से ये फैक्ट्रीज पकड़ी जा सकती है। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि कुछ करना नहीं चाहते, तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये महज थोड़ी अच्छा फिर हमारे कानून में भी इतने लूप होल्स हैं कि उसको किसी को समझ नहीं आती कि किस तरह से अमल दरामद करना है। ऐसी सजा इनके लिए क्यों नहीं कानून साजी की जाती कि आइंदा ये जो है वो इबरत का निशान बनाया जाए, दोबारा ये फैक्ट्रियां खुली होती हैं, दोबारा ये काम चल रहा बड़ा कम है कि कन्विक्शन नहीं होती इनकी। FIR हुई, फिर वो असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, किसी बड़े बंदे को साथ ले जाते हैं,
वो मामला ठप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सियासी लोग ही छापे मार रहे होते हैं। पिछले दिनों हमारे ही अखबारात में ये शायद सुर्खियाँ छपी थी कि बहुत से बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनकी कीमतें जाने गई इसी तरह की फैक्ट्रीज के तैयार करदा सप्लीमेंट्स वो खा के। फिर उसमें एक और बड़ी बात है कि हामला खवातीन, हम ऐसा बच्चा जो कि दुनिया में आया ही नहीं उसको उसकी रगों में ये जहर भर रहे हैं, उनके लिए फूड सप्लीमेंट तैयार करके उनको खिला रहे हैं, और ये कहीं भी फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं थी। और फिर ये एक बड़ी अहम बात है कि ये जालसाज जो हैं ये चारों इनकी 5 उंगलियां जो हैं वो घी में होती हैं, ये दोनों हाथों से लूट रहे होते हैं। और फिर इसके रूट कॉज को क्यों नहीं पकड़ा जाता कि अगर ये तैयार कर रहे हैं तो ये सप्लाई कहां पर कर रहे हैं, इनका मटेरियल कहां से आ रहा है? बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि देखिए जब हम वहां पर देखते हैं कि जब क्योंकि कवर करने भी अक्सर जाते हैं तो अस्पताल के वेस्ट से जिस तरीके से बच्चों के फीडर, कितनी खतरनाक बात है कि बच्चों के फीडर जो है वो बनते हैं, तो अस्पताल का वेस्ट जो है उसको ज़ाया करने के अहकाम जारी किए जाते हैं। तो फिर वो अस्पताल का वेस्ट आता कहाँ से है? ये जब इनके सेहत वालों से, महकमे सेहत के लोगों से पूछा तो उन्होंने इसे बिल्कुल एक सियासी सा इशू बनाकर ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से शायद जो है वो अस्पताल के वेस्ट आता है, लाहौर से यही कहा गया था कि अस्पताल का वेस्ट नहीं आता। इसी तरीके से इस खबर के मुताबिक बात करें फूड सप्लीमेंट में जिस तरीके से बॉडी बिल्डर्स की कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई, तो इनको सिर्फ सील नहीं कर देना चाहिए बल्कि ये रूट जो है वो फाइंड आउट करना चाहिए कि ये कहाँ से लोग इनके पीछे पुष्टपनाही कौन कर रहा है, और फिर ये कितने अरसे के बाद खुल भी जाती हैं, क्योंकि ये पूरा एक जो रूट कॉज है। फिर ये है जैसे शिमल आपने बात की कि ये किस तरह से सप्लाई करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो सारे नहीं लेकिन माफिया बन चुके हैं वो इस तरह से कि वो सुजेस्ट करते हैं कि जी आप ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करें। जो अद्वियात सांस कंपनियां उन्हें साल बाद जो है उनकी फैमिलीज को टूर कराती हैं, यूरोप के बिल तक पे करती हैं, उनके घरों में एसी लगवा के देते हैं, उनके घर फर्निश्ड करके दिए जाते हैं, फीसें तक उनके जो मेडिसिन है वो रेफर की जाती हैं। और पेशेंट बेचारा जो कि एक लेमैन है उसको तो पता नहीं है, वो बेचारा उसी फार्मूले की बनी हुई दूसरी दवा नहीं लेगा। अगर उसे कोई बंदा ये कहता भी है वो कहेगा नहीं डॉक्टर, क्योंकि ट्रस्ट होता है ना, बिलीव है डॉक्टर पे, लेकिन वो उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे होते हैं कि उनको वो वाली अद्वियात लिख के दी जाती हैं जो कि डॉक्टर्स के जेबें गर्म करने के हवाले से तो बात करते हो 100 दफ़ा सोचना इसलिए भी पड़ता है कि आए रोज़ हड़ताल, एहतजाज, और अब बिल्कुल ऐसा बन चुका है कि एक ज़िद्दी बच्चे नहीं होते जैसे कि ज़िद्दी और बिगड़े हुए बच्चे कि आए रोज़ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन देख रहे होते हैं कि सड़कों पर होते हैं। अभी कल भी उनकी तरफ से जो है वो एहतजाज है, मरीज परेशान है, और आप यकीन करें सिर्फ लाहौर से लोग इलाज करवाने नहीं आते, मेयो अस्पताल या सर्विसेज या पंजाब कार्डियोलॉजी में कोई सादकाबाद से, कोई साहिवाल से कितना सफ़र करके आता है और यहाँ पर आता है तो उसमें मालूम होता है कि जनाब डॉक्टर्स एहतजाज पर इसलिए इलाज नहीं। डॉक्टर्स की बात हो रही है तो कल एक एहतजाज की कॉल दी गई थी डॉक्टर्स की जानिब से, लेकिन उससे पहले ही महकमा सेहत ने शुक्र है होश के नाखून लिए और उनको मुज़ाकरात की दावत दे दी। अब कल 7 घंटे तक तवील मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहे हैं और अब उनके जितने भी एतराज़ात हैं यंग डॉक्टर्स के महकमा हेल्थ ने यकीन दहानी कराई है कि वो दूर कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है कि अगर उनके जो मुतालबात हैं, जायज़ जो मुतालबात हैं, वो लाजमन उनके माने जाने चाहिए, और ऐसी चीज़ें शायद मिल बैठ के और टेबल टॉक के ज़रिए ही तय होनी चाहिए। डॉक्टर्स के पढ़े लिखे लोग हैं, शायद उनका मनसब उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो सड़कों पे आएँ और आके वो तो लोगों की परेशानियों का हल उनके पास होना चाहिए, वो तो मसीहा हैं, जिंदगी बचाने सड़कों पे खड़े होकर जिस तरह रोड ब्लॉक करते हैं, कई एम्बुलेंसेज उसमें फंसी रहती हैं, कई पेशेंट्स होते हैं जो कि अस्पतालों की तरफ ही जा रहे होते हैं, वो बेचारे उनकी बीमारी में इजाफा हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर हुकूमत ने ये स्टांस लिया है, और शायद ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है गवर्नमेंट की तरफ से कि जिस तरह कल भी 7 घंटे तक मुज़ाकरात चलते रहे और आज डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी जो कि पोस्टपोन कर दी गई। और शायद गवर्नमेंट को चाहिए कि जो चीज़ें माने जाने के काबिल हैं उनको टेबल टॉक के ज़रिए जो है उनका सोल्यूशन होना चाहिए, और डॉक्टर्स में जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं उनको आगे ला के उनको आगे लेके आके उनके साथ बात करनी चाहिए और उन्हें भी ये चीजें बावर करनी चाहिए कि जो चीजें अनहोनी है नहीं मानी जा सकती। चाहिए कि हमेशा एहतजाज के बाद जब सिचुएशन पीक पर पहुंच जाती थी तब हुकूमती नुमाइंदे आते थे और मुज़ाकरात करते थे। अब कम अज कम उससे पहले ही उन्होंने जोर दिया, दावत दी, बुलाया मुज़ाकरात के लिए और यकीन दहानी कराई। एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हुकूमत का उसमें कि वज़ीर सेहत नहीं है, मुशीर सेहत है ख्वाजा सलमान रफीक, वो तो आजकल वैसे ही गर्मियों की छुट्टियों पर दुबई गए हुए हैं। उसके अलावा बस एक
पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत है ख्वाजा इमरान नज़ीर, यानी मिनिस्टर हेल्थ हमेशा से ही जो है वो शहबाज शरीफ ने अपने पास रखी हुई है कि सेहत हमारी अवलीन तरजीह है। लेकिन जब दूसरी जानिब उन्हीं के शोबे पर तवज्जो दी जाती है थोड़ी सी भी, तो उन्हीं के करीब मॉडल टाउन से थोड़ा सा करीब ही जनरल हस्पताल है, फिर उनके लिए तो 5-10 मिनट की ही मुसाफत है, क्योंकि उन्होंने कौन से इशारों को फॉलो करना होता है, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल लगते हैं। तो यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी है, मेयो हॉस्पिटल है, शादरा हॉस्पिटल में जिस तरीके से बेज़ाब्तियाँ पाई गई वो सबको पता है। तो इस चीज़ों को भी देखना चाहिए कि लोगों को इलाज किस तरह मिल रहा है। इलाज एक सेहत वो ऐसी चीज़ है वो जो बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन जब हुकूमत का इस शोबे पर ध्यान और तवज्जो के हवाले से बात की जाती है तो महज लफ्जी तौर पर तो बहुत खूबसूरत होते हैं कि सेहत हमारी अवलीन तरजीह है, लेकिन शहर का हाल ये है कि पीने का साफ पानी तक जो है वो भी मैसर नहीं है। तो फिर किस तरीके से आप कह सकते हैं कि सेहत हमारी अवलीन? शायद उस दिन ये बात जो है वो किसी हद तक साबित होगी जब ज़िया पंजाब सर दर्द से लेके बाकी बीमारियों तक खुद सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाया करेंगे, तो तब शायद आवाम को इस बात पे थोड़ा सा यकीन आएगा कि सेहत आपकी तरजीह है और आप अवामी अस्पतालों में हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं, मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी में जब आप उन स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करेंगे, उन डॉक्टर्स को शामिल नहीं करेंगे जिन्होंने उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तब तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं होंगी। आप अपने एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर फैसले कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वो बताने वाला उस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं होता। जब तक एमएनए एमपीएस और मिनिस्टर्स के बच्चे खुद सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक सरकारी स्कूलों का तालीम का मेयार बेहतर नहीं होगा। जब तक वज़रा का अपना और वज़ीर आज़म अपना इलाज लाहौर में पाकिस्तान में नहीं करवाएंगे, तब तक सरकारी अस्पतालों के जो है इलाज वो बेहतर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर साथ चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। जो लोग भी अद्वियात साथ अगर मेडिसिन कंपनीज हैं, डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको साथ मिल बैठ के, क्योंकि ये मुल्क तो हमारा ही है, इसको बेहतरी अगर करनी है, ये शहर है तो उसको सब नहीं करना है, उसको वकला ने भी उसको बेहतर करना है, मीडिया ने भी उसको बेहतर करना है, डॉक्टर्स ने भी उसके लिए बेहतर पॉजिटिव रोल अदा करना है। तो बिजनेसमैन है, तमाम तबकों ने मिलकर जो है वो इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करना है। लेकिन हुकूमती कारकर्दगी हमेशा से एक सवालिया निशान रही है कि सेहत के हवाले से जब भी यहाँ पर बात की जाती है और तालीम पर जब भी बात की जाती है, तो यहाँ पर ही देखते हैं कि सुल्तान के में ही शदीद गर्मी में बच्चे जो है वो ईंटों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी जानिब अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें शहर में, तो एक नई फिजा कायम हुई है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अगवा हो रहे हैं। और पिछले 6 माह में 151 बच्चे अगवा हुए, जिसमें से 20 का सुराग ही नहीं लगाया जा सका। बादामी बाग का इलाका सर फहरिस्त है। कल भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे, आपका कमेंट्स में ज़रूर लूँगी। लेकिन नाज़िन मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अगवा के वाक़यात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसका लिंक देकर गई थी। बादामी बाग में कल भी एक वाक़या पेश आया। काउंसलर का 14 साला बेटा यासीन नमाज़ पढ़ने गया और वापस नहीं आया। और बादामी बाग में ये वाक़यात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उमर, वहाँ पे कुछ आबादियों पर भी गौर करना पड़ेगा कि कौन लोग जो हैं वो नए वहाँ पर आकर आबाद हुए हैं, क्योंकि बादामी बाग की वैसे जो रिहायशी इलाके के हवाले से बात करें तो ज़्यादातर ऐसे ही ये इस तरह की आबादियाँ होती हैं जहाँ पर पुरानी फैमिलीज ही रह रहे होते हैं। अगर कोई नया किराएदार भी आए तो लाहौर की जो एक खूबसूरत रवायत है मोहल्ला सिस्टम जिसे कहते हैं कि वहाँ पर लोग एक दूसरे को रिश्तेदारों से बढ़कर जो हमसायों में हैं वो जानते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं गमी खुशी में भी। लेकिन अगवा की वारदात के हवाले से जिस तरीके से बात करें, तकरीबन गुज़िश्ता 6 माह में काफ़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में जो है वो बच्चे अगवा हो गए। तो इस हवाले से कल कौंसलर का बेटा ईशा खान रिपोर्टर उन्होंने कवर भी किया है। तो कल एक कौंसलर का बेटा था वो भी अगवा हो गया। वहाँ पर उनके वालिद का यही मौक़िफ़ था कि नमाज़ पढ़ने गया और उसके बाद बच्चा वापस नहीं आया। तो हमें अपने गिरदो नवाह में भी जो है वो वहाँ पर भी शहरियों को भी, तमाम लोगों को निगाह रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ वालिदैन को इस चीज़ पर भी गौर करना होगा कि बच्चों को अपने घरों से बाहर ना निकलने दें, और अगर निकलने दें तो कम से कम ऐसा माहौल हो या वो खुद मौजूद हो कि कहीं खेलते खेलते हो। उमर कितना कंट्रोल कर लेंगे? 10-10, 12-12, 13-13 साल के बच्चे और ख़ास तौर पर लड़के जो है वो भी अगवा हो रहे हैं। सो किस हद तक आप कंट्रोल कर लोगे? बच्चों को घरों के अंदर कैद कर लोगे? पुलिस कहाँ पर है जो इस चीज़ का सुराग ही नहीं लगा पा रही है? सिमल, बिल्कुल सबसे ज़्यादा वारदातें जो हैं इस तरह बच्चों के अगवा की, वो बाकी लाहौर से हट के आप देखें तो बादामी बाग और दाता दरबार इस तरह के इलाकों में ज़्यादा ऐसी वारदातें होती हैं, चूँकि वहाँ पे दूसरे शहरों से आने वाले ऐसे लोग जो हैं उनकी भरमार है। फिर पुलिस की जिस तरह आपने बात की, तो पुलिस बिल्कुल इस मामले में जो है फेल नज़र आती है।
पुलिस की जानिब से हमेशा यही जवाब पेश किया जाता है कि ये या तो किसी दुश्मनी का नतीजा है या बच्चे खुद ही कहीं चले गए। किडनैपिंग से तो पुलिस जो है वो इत्तेफाक करती नहीं। अच्छा, अगर फैक्ट्स की बात करें तो बहुत से बच्चों को पुलिस ने रिकवर भी कराया है और बहुत से लोगों को बाजियाब करवा लिया और बहुत से केसेस को सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन जो इसका रूट कॉज है कि ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जैसे उमर ने कहा कि एक सर्वे करने की भी ज़रूरत है कि आपको देखना होगा कि वहाँ पर कौन से लोग नए आकर मुकीम हुए हैं या क्या मुहर्रिकात हैं इन तमाम चीज़ों के पीछे। इलाकों के जो सरहदी इलाकों के लोग हैं उनके बारे में जो है वो रिजर्वेशंस होती हैं, जाहिर बात है वो नए लोग आते हैं, झुग्गियों में वो रहना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे मकान किराए पे लेते हैं, तो उनमें उनके भी नाम अक्सर आते हैं कि वो लोग जो है वो इन्वॉल्व है इस तरीके से बच्चों को अगवा करने में। तो लोगों को देखना चाहिए, एक तो नंबर 1, साथ ही साथ क्योंकि औलाद से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती, तो वहाँ पर एक तरफ तो लोगों की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, दूसरी तरफ जो सबसे अहम जिम्मेदारी, वो बिल्कुल पॉइंट आपका ठीक है, पुलिस का है। पुलिस ने अगर बच्चे बाजियाब भी करा लिए तो अगवा क्यों हुए? पहली बात तो ये है कि जो मुल्जिमान पकड़े गए उन्हें तो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि वो इबरत बन जाए। और लोगों का डाटा ज़रूर होना चाहिए पुलिस के पास कि क्योंकि अगर हम देखें तो बदामी बाग के इलाके में ही ज़्यादातर जो है बदामी बाग, दाता दरबार, लाहौर की तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब कल जो है वो एहतजाज किया जा रहा था उन 5 नौजवानों की फैमिलीज़ की तरफ से जो ईद पर काकान गए और वो वापस नहीं आए। हाँ जी, और वो बच्चे भी नहीं थे, वो बड़े जवान लड़के थे और वो यहाँ से ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने दोस्त अहबाब, और उनमें 3 ऐसे लड़के थे जो कि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ी कर्बनाक सिचुएशन है और बड़ी परेशानी का सबब है। कल उनके वालिदैन वहाँ पे रोते भी रहे और वो यहाँ से छुट्टियाँ गुजारने के लिए नारायण कागान गए, वहाँ से उन्होंने तस्वीरें भी भेजी अपनी फैमिलीज़ को जो कि हमारे पेपर में भी पब्लिश हुई हैं, लेकिन अब तक जो है वो वापस नहीं आए। कितने रोज़ गुजर गए हैं, उसके बावजूद उनका अभी तक जो है ये पुलिस के लिए एक मुहिमा बना हुआ है ये केस, कि बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि वो कहाँ चले गए, उनके फ़ोन बंद हैं, उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। तो ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसे वाक़यात में जो है वो आए रोज़ इजाफा हो रहा है। शायद इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो बेरोज़गारी का भी है, कि जब बेरोज़गारी बढ़ती है और लोगों को रोज़गार नहीं मिलता तो फिर क्राइम रेट जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ना शुरू और हो जाता है। इस तरह की जो वारदातें हैं, वाक़यात हैं, उनका कनेक्शन जो है बड़ा गहरा ताल्लुक है उनका बेरोज़गारी के साथ। लेकिन उन किडनैपर्स को ये भी देखना होगा कि फैमिलीज बेचारी, जैसे आपने बताया कि 3 इकलौते बच्चे थे अपने बाद, इन 5 में से 3 जो हैं, और उनका क्या हाल था कल हम फुटेज में भी देख रहे थे। जो हबीब पार्क आउटफल रोड के ये इलाके के रिहायशी, और उनका यहाँ पर ये भी इलाके के लोगों का कहना था कि वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ का ये हल्का है, तो इसलिए वो खुद नोटिस लें और हुकूमत इस हवाले से कार्रवाई करे। उन्होंने तो साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया कि अगर किसी का कोई मुतालबा है इन बच्चों के पीछे, इन लड़कों के बल्कि, तो वो भी बता दे। अल्लाह करे कि ये बच्चे जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि बड़ी जब टीवी पर भी सिटी 42 ने जब जिस तरीके से कैसर खोखर साहब इसको कवरेज कर रहे थे लाइव, जब टीवी पे चल रहा था, तो बड़े रिकत अमेज़ मनाजर थे, वो रो रहे थे। वो कह रहे थे कि दरवाजे की हर आहट पर ऐसा मालूम होता है जैसे उनका बेटा आ गया। और जिस तरीके से रिजवान साहब ने बताया कि 3 फैमिलीज़ के तो इकलौते बच्चे थे, तो उन पर, उनके दिलों पर, उनके लिए तो दिन रात इस वक्त एक एक जो कर्ब की जिस कैफियत से वो गुजर रहे होंगे, तो हम समेत सारे दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द ये जो है लड़के वो बाहिफाजत खैरियत से जो है वो अपने अपने घरों को वापस आ जाएं। और अगर किसी शहरी के पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन भी हो तो ज़रूर जो है वो इस हवाले से बताना चाहिए। बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ इस दफ़ा कंसेक्यूटिव आ गई थी, तो लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज़ का बहुत से लोगों ने जो है वो छुट्टियाँ मनाने का फैमिलीज एहतजाज करती रही और हुकूमत से उन्होंने बारहा रिक्वेस्ट की है। मुतालिबा क्या करना है, उन्होंने रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि हमारे बच्चों की बाजियाबी हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये 5 जो नौजवान जो हैं वो मुल्क का एक तो असासा भी होते हैं और साथ ही साथ फैमिलीज़ का सब कुछ वही है कि औलाद से बढ़ के जिस तरह का कि कुछ भी नहीं होते। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 फैमिलीज़ के बच्चे गए, 3 गाड़ियाँ गई थी, उनमें से 2 गाड़ियाँ वापस आ गए। और वहाँ पर जो जिस तरह जब कैसर खोखर साहब कवर कर रहे थे तो उसमें बताया था कि उनका राब्ता भी हुआ, कुछ चलास या इस तरह के करीब कोई जगह थी जहाँ पर राब्ता मुनक़ता हुआ। उसके बाद 3 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियाँ वापस आ गई, 1 गाड़ी जो है वो नहीं आ सकी। तो और शायद सिमल जिस तरह VVIPs के बच्चे अगवा होते हैं, उनके लिए पूरी हुकूमती मशीनरी जो है फौरी हरकत में आती है और उनकी बाजियाबी के लिए जो है वो तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाते हैं। हर जो चीज़ है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है वो टेक्नोलॉजी है, उनके मोबाइल ट्रेस किए जाते हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है। शायद हुकूमत को फ़ौरन इस पे भी संजीदगी से, चूँकि ये आम आदमी के बच्चे हैं,
इनके लिए भी शायद उतने ही वसाइल के साथ भरपूर तरीके से काम पाकिस्तानी करना चाहिए। हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी होती है। तो अगर ये कहीं पर भी लापता हो गए तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि फॉरेन सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा सा बस इस पर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, महज चंद मिनटों की। उसके बाद उनके मोबाइल नंबर ट्रेस आउट, आखिरी दफ़ा कहाँ पर मोबाइल इस्तेमाल हुआ, नंबर्स हैं उनके वहाँ पर मौजूद हैं, किस वक्त नंबर बंद हो गया, ये हुकूमत के लिए पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप उस केस के अंदर जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करो। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर अली शाही की है। जारी नंबर प्लेट लगाने पर 2 साल कैद और 2 लाख रुपये जुर्माना होगा। अब सज़ा जो है वो सख्त कर दी गई है। नंबर प्लेट की कॉपी करने वाला भी मुजरिम होगा, जो सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट से जो नंबर प्लेट जारी की जाएगी वही इस्तेमाल हो सकेगी। सिविल गैर नमूना नंबर प्लेट्स के हवाले से अवेयरनेस देने के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने शहर में बैनर्स भी लगाए हैं और शहर की सड़कों के गिरदोनवा में आप देख सकते हैं ट्रैवल करते हुए कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सेस लगाई गई हैं जिन पे ये अवेयरनेस के कैंपेन चलाई गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, चूँकि ये नंबर प्लेट्स या गैर नमूना जो नंबर प्लेट्स गाड़ियों पे या बाइक्स पे लगी होती हैं, लोग घरों में तैयार कर लेते हैं या फिर एजेंट से बनवा लेते हैं। उसके बाद यही गाड़ियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की वारदातों में और मुख्तलिफ़ तरह के नाखुशगवार वाक़यात में इस्तेमाल भी होती हैं। तो बड़ी अच्छी बात है अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन विल पावर के साथ इन पे अमल दरामद करा ले। जिस तरह के पिछले दिनों अली शाही साहब ने ये खबर दी थी कि यहाँ पे लाखों नंबर प्लेट्स जो हैं वो अंदर ही पड़ी रह गई महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के और मतलूबा वक्त के अंदर जो है मुकर्रर वक्त में डिलीवर नहीं की जा सकी। इनफैक्ट एक्साइज के वॉशरूम्स के अंदर तक वो नंबर प्लेट्स जो हैं वो जगह नहीं रही थी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को अपने एंड पे भी देखना चाहिए, जहाँ कानून में सख्ती लाई जा रही है वहाँ पे अपने एंड पे जो गलतियाँ हैं उनको भी दूर किया जाना चाहिए और लोगों को मुकर्रर वक्त पे जो है वो नंबर प्लेट्स का इजरा किया जाना चाहिए। इस पर अमल दरामद होगा। उमर लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अमल दरामद कर तो बड़ी मुश्किल दिखाई देता है लेकिन होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ जराइम में अक्सर देखा गया कि कुछ वारदातें शहर में ऐसे भी होती हैं कि मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए चोरी हुई, 2 दिन के बाद मिल जाती है और वो जब उसी दौरान मालूम होता है तो पता चलता है कि वो किसी वारदात के में जो है वो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है और एक्साइज डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा है, अमल करना चाहिए। परफॉर्मेंस जो है वो भी आपको बेहतर करना होगी। बहुत शुक्रिया उमर असलम रिजवान नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सेल्स और प्रमोशंस आपको बताएंगे बचत बाजार में। सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी येलो पर आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। जाकर शॉपिंग करें और अपने आधे पैसे आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है ओरिजिन्स पर अप टू 25% तक ऑफ। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में मेज़ान कुकिंग ऑयल है जी 1 लीटर्स वाले। अगर आप 5 पैक्स ले रहे हैं तो रिटेल प्राइस 815, प्रमोशनल प्राइस 675, आप 140 रुपीज़ बचा सकते हैं। और पिकल पैकेट है जी शंग्रीला का 1 kg, रिटेल प्राइस 250, प्रमोशनल प्राइस 209, 41 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें आपको मूवी टाइमिंग्स बताएंगे डिफरेंट सिनेमा घरों की टुडेज डायरी में। टुडेज डायरी में घोस्टबस्टर्स हैं जी और 1:30 बजे 6 बजे लगी हुई है IMAX 3D में, 2:45 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। फाइंडिंग डॉरी 12:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, 4 बजे सिनेस्टार में। द लेजेंड ऑफ टार्जन 8:30 बजे IMAX में और 8:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में।
फ्लोरिंग 2 10:30 बजे, रॉयल पाम ऑडी 2 में 4 बजे, वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। सुल्तान लगी हुई है 8:45 बजे, वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में, और 2 बजे और 5:15 बजे सिनेस्टार में। सवाल $700 करोड़ का 2 बजे सिनेस्टार में और 11:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। आइस एज कुलाइन कोर्स 2:30 बजे, वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, और 5 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। और अब नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें ओपन मार्केट का रुख करेंगे। सब्जी और फलों की बात होगी आज के भाव में। आज के भाव में शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा कहां पर आप मौजूद हैं और सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रही हैं? क्या सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? हाजी शहर की ओपन मार्केट में ताहाल सब्जियों की कीमतों में कमी जो है वो नहीं हो सकी। शहर की मुख्तलिफ सब्ज़ी मंडियों में आड़तियों और ओपन मार्केट के सब्ज़ी फरोशों की जानब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चूँकि बारिशें मामूल से ज़्यादा हुई हैं, इसलिए जो सब्ज़ियों की सप्लाई है वो मुतासर हुई है और ओपन मार्केट के अंदर और मंडियों के अंदर सब्ज़ियों की कीमतों में सप्लाई मुतासर होने की वजह से इजाफा देखने में आ रहा है। आज जो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया है, इसके मुताबिक सब्ज़ियों की जो कीमतें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। उनमें आलू जो है वो 38 रुपये, प्याज 21, टमाटर 76 रुपये। इसके अलावा जो लहसुन देसी है ये अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, ये 214 रुपये। लहसुन चाइना 240, अदरक जो है वो 69 रुपये। इसके अलावा बैंगन 53 रुपये, खीरा 45 रुपये फ़ी किलोग्राम में दस्तियाब है। इसके अलावा जो करेले हैं वो 55, पालक 27। देसी टिंडे की कीमत भी खासी हद तक बढ़ी है, ये 75 रुपये। इसके अलावा लीमू जो देसी है ये 14 रुपये बढ़ने के बाद 78 रुपये। मेथी की कीमत में भी कमी वाक़ई नहीं हो सकी, ये बदस्तूर 90 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से दस्तियाब है। इसके अलावा जो बंद गोभी है वो 47 रुपये। फूल गोभी जो अमूमी तौर पर आम दिनों में 50-40 के करीब जो है वो फ़रोख्त होती थी, ये 78 रुपये। घिया कद्दू 72 रुपये। आम कच्चे जो हैं वो 35 रुपये। शिमला मिर्च 66। अरबी जो है वो 56 रुपये। भिंडी की कीमत में जो कमी वाक़ई नहीं हो सकी, ये 90 रुपये। मटर जो है वो 152 रुपये। इसके अलावा मूली 17, घिया तोरी जो है वो 51 रुपये। गाजर चाइना 33, लसूड़े 9, हलवा कद्दू 9 रुपये। फलियाँ जो हैं वो 77 रुपये। इसके अलावा जो शलजम है इसकी कीमत भी 4 रुपये बढ़ने के बाद 42 रुपये। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि जो मुर्गी का गोश्त है वो 3 रुपये बढ़ने के बाद 173 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। आपको बताता चलूँ जो ओपन मार्केट के सार्फिन हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। ओपन मार्केट के सार्फिन का ये कहना है कि तकरीबन तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं वो 100 रुपये के लगभग मिल रही हैं। इससे जो है उनकी माशी मुश्किलात में खासी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। अगरचे बारिशें इसका जवाब जो है वो बताई जा रही हैं सब्ज़ी मंडी में और ओपन मार्केट में, लेकिन जो ओपन मार्केट और सब्ज़ी जो मंडियाँ हैं वहाँ पे कीमतों के मैकेनिज्म को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि जो ग्राम फरोशी है उसको तो कम से कम रोका जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। ज़ैनित शॉप पर नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा 960 में। ग्रामीण रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 119 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त 173 रुपये में। परचून से अंडे हैं जी 94 रुपये दर्जन, थोक से 92 रुपये और गोरमे पर अवेलेबल है 91 रुपये में। और अब ओपन मार्केट से आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताएंगे माल के हाल में।
हाल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है जी, कीमत खरीद है 105.3, कीमत फ़रोख्त है 105.55। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 139, कीमत फ़रोख्त 139.7। यूरो की कीमत खरीद 115.5, कीमत फ़रोख्त है 116। यूरो की कीमत खरीद 115.5, कीमत फ़रोख्त है 116। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.75, कीमत फ़रोख्त है 27.9। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.45, कीमत फ़रोख्त है 28.6। उसके बाद कुवैती दिनार कीमत खरीद 344.5, कीमत फ़रोख्त है 347। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 78.5, कीमत फ़रोख्त है 78.95। जैपनीज येन कीमत खरीद 0.97, कीमत फ़रोख्त 1 रुपया। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 105.3, कीमत फ़रोख्त है 106.2। सबसे आखिर में कैनेडियन डॉलर कीमत खरीद 81.5, कीमत फ़रोख्त है 82.05। और नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में दो ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली मैट्रिक का जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें टॉप किया और माशाल्लाह इतने नंबर लिए हैं और अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया है। तो उनसे जानेंगे कितनी मेहनत की उन्होंने, क्या खेलने वगैरह का उनका दिल नहीं करता था कि हर वक्त किताबें लेकर बैठे रहते थे। सबसे पहले जिसको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी राना उमर फरमान है जी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉप किया है ओवरऑल इन्होंने लाहौर बोर्ड में और इनके मार्क्स हैं 1087। साइंस के साथ डीपीएस स्कूल में ये पढ़ते रहे और अभी जो है वो एज अ टॉपर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू मिस। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद उस्मान जो कि अलामा इकबाल पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। आर्ट्स में उनकी 3rd पोजीशन है और 994 मार्क्स लिए हैं उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। सो आपके चेहरों से देख के वैसे लगता है कि आप बड़े पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, लेकिन उमर कभी दिल नहीं करता था बाहर जाके खेलूँ और किताबों को थोड़ा रेस्ट दे दूँ? नो मिस, बिल्कुल रेस्ट दिया किताबों को भी, क्योंकि माइंड को फ्रेश रखना है। हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड। सो आपकी बॉडी, आपकी फिजिक फिट होनी चाहिए। माशाल्लाह अपने बैडमिंटन में कैप्टन रहा हूँ मॉडल टाउन में, और टेबल टेनिस मैंने अपने घर में रखा हुआ है और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, बैडमिंटन क्रिकेट खेलता हूँ रेगुलरली, और माशाल्लाह गेम्स सारी खेलता हूँ, फादर के साथ भी खेलता हूँ, बोर्ड गेम्स भी खेलता हूँ। इससे मेरा माइंड और मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है। बिल्कुल सही है। और वो बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ हर वक्त किताबें लेकर ये लोग बैठे रहते हैं। आप खुद सुन लें कि हर स्पोर्ट में जो उमर है वो नुमाया भी रहे और खेलते भी रहे और साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी की। उस्मान, आपकी 994 मार्क्स और आर्ट्स में पोजीशन लेना भी एक आर्ट है, मैं इसे ये कहूँगी। तो मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। मैंने बहरहाल मेरे 9th में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, 506 मार्क्स थे, पर मेरी थोड़ी सी अपनी गलत फहमी थी। मैं 10th में आके मैं बहुत ही इजी हो गया था। अच्छा कि ना मेरे पास ठीक है, मैंने 9th में नंबर ले लिया, मेरे 10th में इंशाल्लाह खुद ही नंबर आ जाएंगे, मैं तैयारी नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। पर मेरे टीचर्स ने बहुत ही मेहनत की है, अल्लाह का शुक्र है मैं 3rd पोजीशन लिया है। और जिन्होंने 1st पोजीशन लिया उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। मैं उनका भी मुबारकबाद दूंगा और उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को भी बहुत मुबारक दूंगा कि उन्होंने पोजीशन लिया है।
और इंशाल्लाह आगे भी फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। अपने आप को भी मुबारकबाद दे दें, आपने भी पोजीशन ली है। तो मुझे भी मुबारक हो बहुत बहुत। अच्छा, घर से डांट पड़ी या खुशी मिली? खुशी तो ऑब्वियसली मिली होगी, लेकिन कहा किसी ने ये कहा जो भी आपने बात की कि मैट्रिक में थोड़े नंबर कम आ गए, आप फिलहाल तो अभी सुना नहीं है, सुन लेंगे घर जाके जल्दी। आपने बोल दिया, अब घर जाके आपको सुनाएंगे। अच्छा, मैट्रिक में नंबर कम आए। अच्छा उमर, आपके 9th में कितने मार्क्स थे और 10th में कितने? माशाल्लाह 546 आउट ऑफ 550। 9th में ओवरऑल टॉप था मेरा पूरे पंजाब में। वेरी गुड माशाल्लाह। और 10th में? मिस 10th में आई गॉट 541। तो आई थिंक कि 1090s में मेरे मार्क्स आने थे, मगर चूंकि इतना हाइप क्रिएट हो जाता है रिजल्ट का, तो आला हुकाम को जवाब देना होता था, सो दे हैव टू रिट्रैक्ट माय मार्क्स अ लिटिल बिट। अच्छा, आपको ये लगा कि उन्होंने क्योंकि मेरे नंबर जहाँ कटे हैं, इंग्लिश में 71, मेरा पेपर बहुत एक्सीलेंट हुआ था, मेरी राइटिंग भी अल्लाह का शुक्र अच्छी है, ऐसे भी अच्छा हुआ था, और पाक स्टडीज़ जिसमें 73 का आइन आया हुआ था और 7 पाक रन आया हुआ था, और मेरी राइटिंग ख़त आती है, मेरी बड़ी बहन मनीम फरमान ने मुझे सिखाई हुई है सारी। वो पेपर मेरा 50 वाला हुआ था, तो 48 है एक जगह, एक 71 है, तो आई थिंक कि उन्होंने कहा कि इसकी वैसे ही फर्स्ट है, तो हम थोड़ा सा लाहौर बोर्ड का लेवल मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा रिट्रैक्ट करके दूसरे बच्चों के साथ ले आए, बिकॉज इट डजंट मैटर, फर्स्ट वाला फर्स्ट ही है, फिर भी 2 नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि ये हुआ है। अच्छा, 9th में 4 नंबर कम थे, वो किस में मार्क्स कम थे? मिस 73 उर्दू में थे, 74 इंग्लिश में और 49 पाक स्टडीज़ में। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी हो उनकी उर्दू बड़ी कमज़ोर होती है, आपके साथ ऐसा केस है? उर्दू अच्छी है? मेरी जो मदर है वो उर्दू की टीचर है। अच्छा। और वो अपने ज़माने में शायरी करती रही हैं, सो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है वसी ज़खायर है किसी भी टॉपिक पे अशार का। अगर मुझे कुछ ना भी आता हो तो मैं इतना केपेबल हूँ, मैं बेस्ट मजमून लिख सकता हूँ अपने पास से भी। अच्छा, दैट्स माशाल्लाह अमेजिंग। अच्छा उस्मान, आपका क्या लगा कि मैट्रिक में कहाँ पर जो है वो थोड़ी कमी? मैट्रिक में मैंने इंग्लिश में बहुत मार खाई है, हालांकि मेरा पेपर सबसे, जितने मैंने पेपर दिए ना मैट्रिक 10th के, तकरीबन सबसे अच्छा मेरा पेपर इंग्लिश का हुआ है। इससे मुझे फुल उम्मीद थी कि मेरे 73 72 पक्के मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, पर पता नहीं क्या हुआ, मेरे मार्क्स बहुत गंदे आए हैं, 60 के करीब है ना मार्क्स। अच्छा, मतलब इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश में मेरे लो हुआ है, तो एक मेरा उर्दू में मार्क्स कम आया है। हालांकि राइटिंग मेरी वैसे गंदी थी, सारे ने बहुत मेहनत की है, सरों ने उधर टीचर्स ने मेरे बहुत मेहनत किया उन्होंने, खास वहाँ पे तो हमारे उर्दू के माशाल्लाह सर ऐसे हैं कि उनका अपना नॉलेज बहुत है, वो बगैर बुक के ना वो हमें वो चीज़ बताएंगे जो बुक के अंदर मौजूद होगी, बुक पढ़े बगैर हमें ऐसी चीज़ें बताते हैं वो। बहरहाल उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, उसाज़ा की दुआएं हैं कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हुए हैं कि हर कोई हमें पूछता है कि आपने क्या किया, आपने किस तरह। हमारे फैमिली मेम्बर मुझे कहते हैं कि आपकी पोजीशन किस तरह आई है, आप तो पहले पढ़ते नहीं थे, ये नहीं करते थे। मैं कहा बस देख लें, आ ही गई है, पढ़े बगैर आ गई, अगर मैं थोड़ा पढ़ लेता तो शायद और ज़्यादा बेहतर हो जाता। अच्छा उमर, आप एम था फर्स्ट पोजीशन हासिल करना, सोचा हुआ था? 2010 में मेरा जो सबसे बड़ा भाई है राना आदिल, कोशिश की इस लाइन पे, टीचर्स के पास पेपर्स को चेंज किया जीसी में जाके, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उसे 3rd दी। फिर ये टूर होता है बाहर का 6 कंट्रीज़ का, एज एम्बेसडर ऑफ वॉकिंग एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान विद ग्रीन ब्लेजर्स ऑफ पाकिस्तान। इट्स सच एन ऑनर कि आप जाके ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में जा घूमते हैं। तो मेरे भाई ने उसको एम किया, और मेरी छोटी सिस्टर जो हैं, बड़ी सिस्टर जो हैं, उन्हें कहा कि आपने ओवरऑल फर्स्ट लेनी है, उनकी सिर्फ ओवरऑल फर्स्ट वाला जाता है बाहर कंट्रीज़ में और कोई नहीं जाता, तो आपने वो लेनी है। बैड लक हुई, कोशिश ने बहुत ज़्यादा की, बहुत मेहनत की, मैं खुद गवाह हूँ, 1-1.5 घंटे ज़्यादा वो सोई नहीं एंड में जाके, मगर वो इंग्लिश में उसके 70 आए। शी नीडेड 73 टू ऑब्टेन फर्स्ट, वो मिस हो गई, काफ़ी डिसहार्ट हुई, मगर अल्लाह का शुक्र है उसकी 2nd आ गई। फिर जिस दिन मैं 9th में गया, आई वॉज नॉट स्टैंडिंग एट 0, आई वॉज स्टैंडिंग एट माइनस। अच्छा। फिर इतना बुरा हाल था कि मैं अपने आप से भी होपफुल नहीं था, तो उसने मुझे फिर फ्रॉम द स्क्रैच शुरू कराया, राइटिंग सिखाई हाथ पकड़ के 3 महीनों में, इंग्लिश की राइटिंग स्केल रख रख के हेडिंग सिखाई कि एक हेडिंग कैसे देनी है, पेपर को मैनेज किया आहिस्ता आहिस्ता, टीचर्स ने मेहनत की, और एक ही टारगेट था कि ओवरऑल फर्स्ट वरना कोई भी नहीं। अच्छा। खुदा से भी यही दुआ करनी है। उनके जब मेरा बड़ा भाई था, लेटर्स आते थे घर में, तो लेटर उन्हें एड्रेस नहीं मिल रहा था, सुबह फजर की नमाज हो गई, तो भाई ने फजर में जाके अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला कोई भी आ जाए, अल्लाह ताला ने कहा कोई भी ले लो। बहन ने भी एंड में यही कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, अल्लाह ताला कोई भी आ जाए, पोजीशन आ जाए। मेरी बहन ने कहा कभी ये नहीं कहना। मैट्रिक में? जी, अच्छा। 2nd। मेरी बहन ने कभी ये नहीं कहना, आपने फर्म रहना अपनी बात पे, क्योंकि अल्लाह देने वाला है, किसी को देना ना उसने, अगर आप मांगोगे आपको मिल जाएगा।
मुझे याद है अभी भी असर की नमाज थी, जब तक मुझे कहा उमर तुमने हटी है, अल्लाह देने वाला तुम्हें ज़रूर देगा। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे चाहिए तो फर्स्ट चाहिए वरना नहीं चाहिए, तू देने वाला तो सबको देता है। अच्छा, तो ये फर्म बिलीव था जिसके बाद आपको ओवरऑल मैं माशाल्लाह मोतकिफ हूँ 2 सालों से, तो बहुत बड़ा रोल है उसका। तो मुझे ये पोजीशन मेरी पता चल गई थी इतिकाफ में, इंडिकेशन मिल गई थी, तो मैं इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स था, मैं अकेडमी में नहीं गया। दैट्स अमेजिंग कि आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो और अल्लाह ताला, और वाकई में अल्लाह ताला से आप जो मांगो वो आपको ज़रूर देता है। अच्छा उस्मान, घर वालों का रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट अनाउंस हुआ? जब हमें तो पता चल गया था कि आपके मेरे ना मुझे किसी और स्कूल के सामने मुझे पहले मैसेज किया कि ना बेटा आपकी ना 3rd पोजीशन आई है। मैं कहा सर जी आपने देखा कहाँ से, मुझे बस ये बता दें मैं खुद ही देख लूँगा। कहते बेटा आपको ये तो नहीं मैं बता सकता कि मुझे किसने बताया, बहरहाल आपकी 3rd पोजीशन है। तभी मैंने ना देखा कि शायद न्यूज़ पे आया होगा कि वहाँ पे हेडलाइंस चलती रहती हैं, वो मैंने देखा तो ना कैपिटल न्यूज़ पे चल रही थी पट्टी के उस्मान के नंबर है, मोहम्मद उस्मान के नंबर है 954, हालांकि नंबर भी गलत वो बता रहे थे, उसकी 3rd पोजीशन है। आपने सिर्फ 2 लगा लेना था, हम सही खबरें बताते हैं। सही, तो मतलब आपको न्यूज़ के थ्रू पता लगा कि न्यूज़ के थ्रू पता चला। वो ना पापा पास लेटे हुए थे, पापा कहते बेटा अभी तो पक्का तो नहीं है, आपका कल रिजल्ट आएगा, कल पक्का पता चल जाएगा। मैं कहा नहीं ये पक्का आ गया, न्यूज़ पे आ गया कि यही होगा। कहते नहीं बेटा आपका ये नहीं हो सकता। चलो मैं कहा चलो ठीक है कल देख लेंगे। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैं बाहर चला गया, मैंने और भी पता किया कि वाकई मेरी इतनी पोजीशन है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी पोजीशन आएगी। तो वो सर ने कहा कि ना आपकी बेटा 3rd पोजीशन ही है, आप टेंशन ना लो। मैं सर जी और फिर अगले दिन जो है वो यकीन हो गया कि 3rd पोजीशन? अगले दिन नहीं, मैंने शाम को फिर रात को ना तकरीबन 8 बजे के करीब स्कूल फ़ोन किया। मैं कहा सर जी ये खबरें आ रही हैं, ये पोजीशन है। कहते जी बेटा आपकी पोजीशन है 3rd। साथ ही अभी मैं घर आया हूँ तो बोर्ड की तरफ से फ़ोन आ गया कि बेटा कल आप आओ, आपकी ना बोर्ड में 3rd पोजीशन है। बाकी चले बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स अमेजिंग। अच्छा उमर, घर वालों का रिएक्शन कैसा था? घर वालों का रिएक्शन 550 पे हम सारे रिश्तेदार फुफ्फो सारी मेरी बैठी हुई थी कमरे में, सिटी 42 लगाया हुआ इंतज़ार में थे। मेरे को नजम सही पता नहीं क्या बना था, बाहर ब्रेकिंग न्यूज़ वो चल रही थी। तो फादर के साथ बैठा हुआ था, उनका आपा जी अब क्या करें, आप कहते हैं टेंशन ना लो आ जाएगी। तो इंशाल्लाह अभी उन्होंने बोला है नाम कि जिसने ओवरऑल टॉप किया उनका रोल नंबर 203528। तो मैंने कहा आ गई है, वो कहते नाम तो है, उनका नंबर मुझे रोल नंबर पता है ना। फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो अभी वो सर ने शोर डाल दिया, नंबर मिस हो गए मेरे से, कितने नंबर हैं। फिर आगे चलना शुरू हो गई, शयान वहीद और मुझे बाकी नाम आना शुरू। मुझे उम्मीद देखा सिर्फ 42 लगाया था, उनको एग्जैक्ट पता लग गया कि उनके कितने, मुझे ना जब फोन आया ना बोर्ड की तरफ से। लेकिन ओवरऑल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये पोजीशन ऑब्टेन करना, और फिर अपने काम के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ को जो है वो भी साथ लेकर चलना। घर में इंस्पिरेशन हो उस्मान, आप अब बाकी बहन भाई आपको देखते हैं कि फिलहाल जैसे उमर ने इंस्पिरेशन ली अपने बड़े बहन भाइयों से। मुझे घर में माशाल्लाह सपोर्ट करने वाले तो बहुत, हर कोई कहता है कि आप ये करो, बस मेरा अपना माइंड है कि मैंने जो मेरा चले अब आइंदा जो है ना वो आगे इंटर भी आना है, ग्रेजुएशन आनी है, उसके बाद देयर इज अ लॉन्ग वे अहेड। जरूर मेहनत करना, ये मत सोचना कि मेरी है कि इंशाल्लाह मैं पोजीशन लूं, रिलैक्स होंगे। उमर गुड लक फॉर द टूर, अभी जो आप जाओगे, और आई थिंक वो जो आप एम करते हो समहाउ और द अदर आप उसको जरूर अचीव कर लेते हो। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, और वॉकिंग एम्बेसडर होना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। सो गुड लक, आई होप आप उसको एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़न, कुछ और बच्चे भी हैं जिन्होंने बोर्ड में पोजीशन ली है, उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़न। कुछ और बच्चे जिन्होंने लाहौर बोर्ड में पोजीशन हासिल की है मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रमीशा ताहिर, क्यूट सी बच्ची हैं, मैट्रिक में उन्होंने 1082 मार्क्स लिए हैं, गर्ल्स में उनकी 2nd पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम रमीशा, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जी हुसनैन मुश्ताक हैं, और ब्रॉन्ज मेडल लिया है इन्होंने 1085 मार्क्स के साथ, 3rd पोजीशन है इनकी। कंग्रेचुलेशंस हसनैन, अस्सलाम वालेकुम, और क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद मोमिन अली, जिन्होंने 3rd पोजीशन ली है, सेम मार्क्स हैं 1085, और दोनों ही बल्कि तीनों ही बच्चे डीपीएस स्कूल के हैं। और जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि डीपीएस ने इस दफ़ा मैदान मारा है और पोजीशन जो है वो हासिल कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मोमिन, कंग्रेचुलेशंस आपको भी बहुत बहुत। तीनों बच्चों कैसा लग रहा है पोजीशन लेकर? रमीशा आपसे शुरू करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि आप सोचो कि बोर्ड में पोजीशन आनी चाहिए और आप इस तरह 6 बजे बैठे हो और 6 बजे आपके नाम की पट्टी टीवी स्क्रीन पे चले, तो
वो एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है कि ओ माय गॉड आई गॉट पोजीशन। उस वक्त आप कुछ बोलने की पोजीशन में भी नहीं रहते, उस वक्त इतनी एक्साइटमेंट होती है, बस आप ब्रेथलेस हुए होते हो। और घर वाले तो बहुत ज़्यादा बताना, मतलब बस मामा को मैंने स्माइल, एक्चुअली मैं उस वक्त एकेडमी में थी। अच्छा। तो डायरेक्टर साहब एंटर हुए, उन्होंने कहा हु इज रमीशा था इट्स माय हैंड, तो उन्होंने कहा यू गॉट सेकंड पोजीशन इन लाहौर बोर्ड, आपके नाम की पट्टी टीवी पे चल रही है। फिर उसके बाद बाबा लेने आए, फिर मैं घर आई, उसके बाद सिटी 42 वाले भी इंटरव्यू करने आए, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी फील हो रहा था और एक्साइटमेंट हो रही थी। अच्छा हुसनैन, आपने 3rd पोजीशन लिया है माशाल्लाह, आपके 1085 मार्क्स हैं। सो सेकंड और फर्स्ट वालों से बस एक नंबर का फ़र्क है। सो हाउ डज़ इट फील, मतलब अच्छा लगा, मज़ा आया कि इतने सारे नंबर लिए हैं और प्राउड मोमेंट फील हुआ? हाँ डेफिनेटली अच्छा लगा, क्योंकि पहले भी मेहनत की थी और मामा पापा की दुआएं भी बहुत थी, टीचर्स की मेहनत थी, तो ज़ाहिर बात है जब पोजीशन आई, मैं उस तरह तो इतना यकीन नहीं था कि आएगी पोजीशन, लेकिन अगर अल्लाह ने दी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस पर। हाँ ठीक। अच्छा मोमिन, आपकी भी 3rd पोजीशन और साथ तीनों DPS के हो, लेकिन आप टाउनशिप ब्रांच के हो आई थिंक, और आप मॉडल टाउन ब्रांच के हो, सही। सो आपकी जब पोजीशन अनाउंस हुई तो कैसा फील हुआ? उस वक्त असल में मैं एकेडमी था, तो मुझे मेरे सर ने बताया एकेडमी के कि मेरी पोजीशन आई है, तो मैं तो स्टिल बैठा रहा। अच्छा बैठे। उसके बाद मुझे इतना नहीं कि मुझे अपने सराउंडिंग में इतना फील नहीं हुआ, मुझे कोऑर्डिनेटर्स वगैरह ने मुझे मुबारकबाद दी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ना उनको सुनाई, यानी मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा। मैंने सबसे पहले शुक्राने के नफल अदा किए हैं। तो घर आके घर वालों का रिएक्शन कैसा उसके बाद हाँ मैं घर आया और मामा पापा ने बस मामा को मैंने गले लगाया और फिर। अच्छा, आप तो तीनों में से रोया कौन था रिजल्ट सुन के? रोना किसको आया था कि मतलब मैंने पोजीशन ले ली है? आपको रोना आया था कि अच्छा उम्मीद थी कि पोजीशन ले लोगे आप? अब उम्मीद तो लगानी चाहिए, अल्लाह ताला से मेहनत की थी इसलिए, अब आगे अल्लाह ताला की मर्जी है वो किस पर। बिल्कुल सही। अच्छा हुसनैन, आपको पता था कि आपने पोजीशन लेनी है या बस मेहनत की थी कि जो भी पोजीशन आ जाए ठीक है? हाँ इस तरह पता नहीं था, स्पेसिफिकली मेहनत नहीं की थी, बस इसीलिए की थी। पोजीशन के लिए मेहनत नहीं की थी? जाहिर बात है पोजीशन के लिए तो की थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कोई वाकई पोजीशन आ भी जाएगी। अच्छा, मतलब वो आप, और मेरे ख्याल से इतना हम्बल होना जरूरी भी होता है कि आप मेहनत करते रहो, अगर आप सोच के बैठ जाओ तो घर वालों की उम्मीदें खामखा वैसे भी लग जाती है। वो सब कहते हैं और वो उसका फिर सदमा भी ज्यादा होता है, इसलिए फिर मैंने देते। इससे पहले रिलैक्स रहो, जब पोजीशन आए तो फिर आप जो है ना यू कैन एक्ट प्राउड के देखा मैंने तो मेहनत की थी और मुझे मिल गया। रमीशा, घर वालों का रिएक्शन, इनाम क्या मिला? सबसे पहले तो मुझे ये मुझे कैश प्राइज मिला है, अभी मैंने उसको डिसाइड करना है कि मैं शॉपिंग करूंगी या कपड़े वगैरह लूंगी। मतलब शॉपिंग करके उसका क्या लड़कियों को मोस्टली इसी चीजों का शौक होता है। हाँ, बाबा से मिला या मामा से मिला? दोनों से अलग अलग। ये तो बड़ी मजे की बात है। आपको क्या इनाम मिला? मुझे भी कैश प्राइज ही मिला है, और बाकी जो मामू ने जो है ना वो मुझे कहा कि मैं बाइक लेके दूंगा आपको। ये आपके मामू से जरा मेरी बात कराएं, मैं बताती हूँ। ये अभी बच्चा बहुत छोटा है, कोई जरूरत नहीं है इसको बाइक लेकर देने की, इसको पढ़ने दें, पोजीशन लिए आगे इंटर में भी मैं देखना चाहती हूँ। नई चलाना आई है मुझे भी। हाँ, मुझे अभी नई बाइक चलाना आई है। अच्छा, लेकिन अभी आपको नहीं। मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने इसको अभी बाइक लेके नहीं देनी है, आप इसको कैश प्राइज जरूर दें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें। अभी आपकी उम्र मेरे ख्याल से छोटी है, अभी जरा पढ़ लो, फिर उसके बाद जो है वो बाइक नहीं होगा, मिसयूज नहीं होगा। प्रॉमिस? हाँ पक्का प्रॉमिस? आप ऑन एयर प्रॉमिस कर रहे हो? पूरे लाहौरी आपको देख रहे हैं। जी बिल्कुल। बस ठीक है जी, बच्चे ने प्रॉमिस कर दिया कि मिसयूज नहीं करेगा और इंसानों की तरह ध्यान से बहुत प्यार से बाइक चलाएगा। आपको क्या इनाम मिला मोमिन? मुझे भी कैश प्राइज मिला। सारे फैमिली मेंबर्स ने मुझे कैश प्राइज दिया। हाँ, ये बड़ा मजे का लगता है ना कि आपको इतने सारे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। ईद के बाद दोबारा ईद लग रही है। दैट इज अमेजिंग। अच्छा, हर वक्त पढ़ते रहते थे रमीशा? क्या किताबें खोल के बैठे रहते थे? नहीं, आई वाज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ऑल द को-करिकुलर एक्टिविटीज। मैंने आज तक याद नहीं पड़ता कि कोई को-करिकुलर एक्टिविटी मैंने मिस की हो। अच्छा, कोई नहीं छोड़ी, स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में, बैतबाजी में, क्विज में, कोई चीज छोड़ी नहीं। इंटरेस्टिंग। और हुसैन, आप सिर्फ किताबें या? नहीं, सेम ऐसा ही था। स्पोर्ट्स में भी एक्टिव मैं पार्टिसिपेंट था, बाकी क्विज़ेस वगैरह और जो डिबेट में इतना नहीं, लेकिन लास्ट टाइम मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया और अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और मोमिन, आप? मैं ज़्यादातर क्रिकेट ही खेलता था। क्रिकेट एक्स्ट्रा टाइम। अच्छा, डीपीएस ने सारी पोजीशंस, मोस्ट ऑफ द पोजीशंस जो हैं वो डीपीएस के पास गई हैं। इसकी क्या आप क्या रीज़न समझते हो? टीचर्स अच्छे हैं या स्टूडेंट्स लाइक हैं? किसको क्रेडिट दोगे रमीशा?
सबसे पहले तो आपके टीचर्स को और आपके पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है। इतना कंपैरेटिव एनवायरनमेंट अगर आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी क्लास कंपैरेटिव हो, तो आपको ज़्यादा पता होता है कि अच्छा मेरे से 1 नंबर कम किसी का है, मेरे से 1 नंबर ज़्यादा किसी का है, तो ये मेनली चीज़ होती है। मेनली चीज़ होती है। और हुसैन, आपको क्या लगता है कि क्या यूनिक चीज़ है डीपीएस में कि लास्ट टाइम भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया, इस दफ़ा भी तीनों टॉपर्स, आप दोनों भी, उमर भी, सेकंड पोजीशन वाले भी डीपीएस से ही मतलब पढ़े हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? डीपीएस का एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लर्निंग इन्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह स्टडीज़ में ही हो, बाकी भी हर चीज़ में जो है ना डीपीएस एक्सेल करता है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बाकी पेरेंट्स की दुआएं भी बहुत थी, तो उस वजह से वैसे ये बैच था भी बहुत कम्पिटिटिव और उसमें काफ़ी ऐसे लड़के थे जो और भी पोजीशन ले सकते। बिल्कुल, मतलब 1085 मार्क्स और उमर के 1087 मार्क्स, मतलब एक एक नंबर से जो है वो पोजीशन आप लोगों की डिसाइड हुई है। मोमिन, आपका कैसा मॉडल टाउन ब्रांच की अगर हम बात करें तो कैसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता था? अच्छा रिजल्ट वहाँ पर तो काफ़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा था काफ़ी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पोजीशन जो है वो किसी की मिरास नहीं है। अब मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत जिस पे हो जाए। बिल्कुल सही। तो मेहनत करते रहना चाहिए, डिसहार्ट नहीं होना सबने बराबर मेहनत की होगी। मेरे से कई बच्चे, मेरे 1-2 क्लास फेलो ऐसे हैं कि जिनके मेरे नाइन्थ में मेरे से मार्क्स ज़्यादा थे, मेरे से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन अब उनका पोजीशन टॉप 10 में भी शायद नाम नहीं। अच्छा, मतलब अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि अच्छा मैंने अब अभी जैसे हमारे साथ उस्मान मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि मैंने 9th में अच्छे नंबर लिए और मैं 10th में रिलैक्स हो गया और उसकी वजह से मेरे नंबर्स जो हैं वो पीछे चले गए। मतलब ये भी एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि अच्छा मैंने एक दफ़ा अच्छे ले लिए तो अब मैं शायद और ज़्यादा अच्छे ले लूँगा। ऐसा होता है हुसैन, आपके साथ हुआ था ऐसा? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पहले कम थे मार्क्स, अब ज़्यादा आए हैं। हाँ, इस दफ़ा ज़्यादा आए हैं। पहले मैं 5th पोजीशन पे था और अब डेफिनेटली तरक्की हुई है, तो अच्छा है। 3rd पोजीशन में। आपके 9th में ज़्यादा थे या मैट्रिक में ज़्यादा? मेरे इस दफ़ा मैक्सिमम मार्क्स 10th में ज़्यादा आए हैं। और हमेशा आपके? मेरे भी इस दफ़ा ज़्यादा है। 10th में 539 in 9th and I got 543 in 10th। ओह, दैट्स अमेजिंग यार, ये बच्चे तो बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं। एंड गुड लक आगे भी। आई होप कि आप साइंस में एक्सेल करना चाहते हो, या जो अभी उस्मान आए थे वो आर्ट्स के थे, सो ज़रूर एक्सेल करो। एंड आई रियली होप कि 2 साल बाद फिर मैं आप लोगों का इंटरव्यू कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने इंटर में भी टॉप किया है, क्योंकि बहुत से लड़के, बहुत से बच्चियाँ जो मैट्रिक में मेहनत करती हैं वो फिर FSC में जाकर कहीं पीछे चले जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है। गुड लक, आप इसी तरह से मेहनत करते रहो और अपने पेरेंट्स के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया। एक छोटा सा मैसेज, और मैसेज ये कि मेहनत करते रहने चाहिए। पोजीशन क्या है ये अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है। मेहनत में जितनी सच्चाई होगी उतना ही आपको कामयाबी जो है उससे नवाजा जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।